अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनका इजलास हुआ। 8 पार्टीज़ का, एएनपी और पीपल्स पार्टी को मदऊ नहीं किया गया, लेकिन सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजलास के बाद ये ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अपने फैसलों पर नजरसानी करें और पीडीएम के साथ चलने का फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को एक और मौका दिया। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी इज्जत नफ्स का मसला इसको बनाया गया, इस मामले के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार ना था जो अपनाया गया पार्टीज़ की तरफ से। मौलाना ने मजीद कहा कि सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जो मामला था वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर तहरीरी फैसला उसका हुआ था। जब इन फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो तंजीमी तकाजा था कि जिन जमातों से शिकायत थी उनसे वजाहत तलब की जाए। उन्होंने कहा कि हर जमात की क़यादत तंजीमी मामलात के ज़ाब्ते इखलाक की तहत ही काम करती है और इसी तहत जब खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर वजाहत भी तलब की जा सकती है और ये हक होता है। उन्होंने कहा कि अब भी इन दो जमातों के लिए मौका है कि अपने फैसलों पर नजरसानी करें और पीडीएम से रुजू करें। हमारी तरफ से जवाब आ गया है, अब तवक्को है कि दो जमातें सियासी बलूगत का मुजाहरा करेंगी। अब इसके ऊपर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल ये है कि क्या और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें अपने फैसलों पर नजरसानी करेंगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब, मुनीर फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर शाह साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। क्या समझती पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गो के उनसे मुतल्लिक आ रहा था, उन्होंने तो शो कॉज की कॉपियां फाड़ दी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जी एक मौका और, तो क्या नजरसानी की जाएगी? मेरे ख्याल से अलीना पीडीएम, बल्कि पीडीएम नहीं, मैं कहूँगी मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी भी शायद चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का हिस्सा रहे और शायद उन्होंने अभी भी उनके लिए एक दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानब पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट है पीडीएम में। आज मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हुई, कुछ उनकी लीडरशिप से बात हुई, तो एक तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने इस्तीफ़े आज सुबह ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को जमा करा दिए पीडीएम के ओहदों से। फिर जब मैंने उनसे लॉन्ग मार्च का पूछा, मैंने कहा अभी भी आप लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे या नहीं, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम अपनी भी तहरीक चला सकते हैं रमज़ान में और हम चलाएंगे महंगाई के भी खिलाफ, IMF के खिलाफ, स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस के खिलाफ। फिर तीसरी चीज़ जब मैंने उनसे पूछी कि मिफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारा अपना एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में, तो हम क्यों मिफ्ता इस्माइल साहब को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कौन सा फरुतुल्लाह बाबर साहब को सपोर्ट किया जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़े थे। तो देखिए अलीना, अगर पीपल्स पार्टी वापस भी हिस्सा बन जाती है पीडीएम का और कल मिफ्ता इस्माइल साहब ज़िमनी इलेक्शन हार जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगी कि हमारे इनकी वजह से वोट कट गए और कम हो गए, तो फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर वापस भी पीपल्स पार्टी आ जाती है, एक ट्रस्ट का इशू अब बन गया है और ये बड़ा मुश्किल होगा इस इत्तेहाद को इफेक्टिव होना अगर एक ट्रस्ट का मसला है। लेकिन एक और चीज अलीना मैं कहना चाहूंगी कि जो अभी पीडीएम से ज्यादा जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क में वो कल से ये है कि आपके मुल्क के बड़े शहरों की सड़कें बंद पड़ी हुई है, ट्रैफिक बंद पड़ा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे, पुलिस पे हमले हो रहे हैं। बल्कि मैंने पंजाब में पता लगाया है तो यहाँ पे कहते हैं कि कोई 300 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं कल से जो एहतजाज चल रहा है, और एक जो है पुलिस एहलकार उनकी शहादत हो गई है। तो यहाँ पे पीडीएम से ज्यादा बड़ा मसला ये है कि लग रहा है कि हुकूमत नाकाम हो गई है। शेख रशीद साहब किधर है? वैसे तो वो हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। अभी वो मैं देख रही थी कि वो गाड़ी में बैठने लगे थे तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा सब कुछ। वजीर आजम भी कहीं आपको नजर नहीं आते, जो अक्सर कहते हैं मैं मेल नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे हमारी हुकूमत किधर है? वो किधर है? ढेरों। अच्छा बेनज़ीर, वो उस वक्त एक इजलास से ही आ रहे थे। बिल्कुल आपके सवाल बिल्कुल बजा, बिल्कुल आपके सवाल ठीक, लेकिन शेख रशीद उस वक्त एक इजलास की सरबराही से ही आ रहे थे सिक्योरिटी से मुतल्लिक। और मैं जरा इरशाद भट्टी साहब का कमेंट लेना चाहती हूँ। भट्टी साहब। मैडम शेख, थोड़ा सा इस गुड्डा गुड्डी के खेल को शुरू से सुनिएगा कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल कैसे शुरू हुआ। एएनपी को शोकाज नोटिस या वजाती नोटिस, कितना अच्छा होता। आज मौलाना साहब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, अगर किसी पार्टी ने खिलाफ वर्जी की थी तो पार्टी के अंदर शोकाज नोटिस या वजाती नोटिस के अलावा
उनसे बात की जाती और बैठ कर की जाती और ये नौबत ही ना आती। जरदारी साहब की तकरीर उससे पहले हुई और उस तकरीर में उसको जिस तरह लिया गया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और हम इस्तीफ़े जमा करवाने को तैयार हैं, वो भी गलत। पहले ANP की लहदगी हुई, फिर PP की लहदगी। उसके बाद क्या हुआ? मरियम नवाज साहबा ने फरमाया ये ओहदा नवाज शरीफ से मांग लेते, वो दे देते। मुस्लिम लीग नून इतने छोटे ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद तोड़ा। मुस्लिम लीग तो मरियम साहबा से कहना यह था कि सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब से ये ओहदा मांगा था पीपल्स पार्टी वालों ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। और अगर ये ओहदा छोटा था तो और उन्होंने छोटे ओहदे के लिए इत्तेहाद तोड़ा था तो आप ही दिल बड़ा कर जाते और एक बड़े काज के लिए इस सब्र कर जाते और इसको पी जाते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मेरी पार्टी की जवाब में मेरी पार्टी का नायब सदर जवाब देगा। मुस्लिम लीग नून वाले पानी पिएं और लंबे लंबे सांस लें, हम सिलेक्टेड नहीं, लाहौर का एक ख़ानदान सिलेक्टेड है, ये फरमाया। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने ये गुड्डा गुड्डी का खेल। मेरा ख़त फाड़ा गया मेरी तरफ से, खुदा हाफिज़, ये फरमाया अब्बासी साहब ने। गुड्डा गुड्डी का खेल। PP ने सियासी खुदकुशी कर ली, जाने पर खुश हैं, अब यकसुई से तहरीक चलाएंगे, ये फरमाया गफूर हैदरी ने। गुड्डे गुड्डी का खेल। शोकाज नोटिस PP ANP से माफ़ी मांगे बिलावल ने कहा ANP और PP से मौलाना साहब और PDM माफ़ी मांगे। पंजाब में 3 साल से मुका चल रहा है। मुका के तहत सेनेट इंतखाबात हुए पंजाब में। GB में भी नून लीग की अपोजिशन लीडरशिप का ओहदा छीनने की कोशिश की गई। गुड्डा गुड्डी का खेल। और फिर बिलावल की इतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासी तजर्बा है। एहसन इकबाल। गुड्डी गुड्डी का खेल। बेनज़ीर के कत्ल के मुलजमान के वकील को सेनेटर बनाया और फिर अपोजिशन लीडर बनाने का सोचा भी कैसे? बिलावल। गुड्डा गुड्डी का खेल। और बिलावल साहब को ये नहीं पता कि उन्होंने उनके वालिद साहब ने लाड़काना में काफ लीग को कातिल लीग कहा और फिर उसके साथ इत्तेहाद कर लिया था। अच्छा, ये कोई पोलैंड की करारदाद नहीं जिसे फाड़ कर फेंक दिया गया। एहसन इकबाल। गुड्डा गुड्डी का खेल। एहसन इकबाल और शाहिद खकान अब्बासी किसी मखसूस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कमर जमान कहरा। गुड्डा गुड्डी का खेल। ये चंद बयानात हैं, ये लोग हैं मैडम शेख, ये सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत, इनकलाब और वोट को इज्जत देने के लिए निकले थे। इन पर हम सारे पता नहीं कितने रिपोर्ट कार्ड हमने ज़ाया किए इन पर कि अब निकल गए, अब 73 साल तारीख बदलने का वक्त आ गया। चंद माह बाद ये हाल हो गया। बच्चों जैसे बयानात। गुड्डा गुड्डी का खेल। ये सब एक दूसरे को, मैडम शेख आखिरी बात, धोखा दे चुके हैं। ये सब एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल कर चुके हैं माजी में। ये सारे एक दूसरे से कंधे इस्तेमाल करके मतलब निकाल चुके हैं। ये कई बार इकट्ठे हुए, कई बार अलहदा हुए, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, कोई असूल नहीं। कई बार लड़े, कई बार सुलह की और अभी कई बार ये खेल हमारी जिंदगियों में खेला जाएगा। गुड्डा गुड्डी का खेल। और अभी इनके हवाले से वैसे तो कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती और इनसे कुछ भी बैद नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये मोदी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं, राहुल गांधी से भी कर सकते हैं, ट्रंप से भी कर सकते हैं, जो बाइडन से भी कर सकते हैं, जमहूरियत की खातर और मुल्क व कौम की खातर। लेकिन अभी मुस्तकबिल करीब में, जैसे मौलाना साहब ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला है, नज़रसानी करें और PDM से रजू करें। रजू करने का भी मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई चांस नजर नहीं आता। रुजू करने का भी आपको कोई चांस नहीं नजर आता। ये बड़ी आपने तनकीद की कि रिपोर्ट कार्ड में इतने शोज ज़ाया किए, लेकिन आज भी आपने तज्जिया भरपूर किया 10 मिनट का, वो भी आप कम रैपिड फायर में नहीं जाने देते सवाल। वैसे मैंने नोटिस किया है, ये छोटा तज्जिया कर लेते आप, हम आगे मूव कर जाते हैं। हसन निसार साहब नहीं था, ये गुड्डा गुड्डी का खेल था जो मैंने 2.5 मिनट में पूरा किया है। बहुत जबरदस्त हसन निसार साहब। और हमेशा उस्ताद मुकर्रम हसन निसार मुझे अपना टाइम दे देते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया। हसन निसार साहब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा सारा टाइम भट्टी साहब पे कुर्बान। हलीना, ये देखो सियासत आग नहीं, ये पानी जैसा रवैया मांगती है। पानी को हर तरफ से बंद कर दें, वो सीपत शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बुसकशी का मैदान है, ये ठगों का खेल है, मफादात का टकराव है और यही प्रवेल करेगा। यही कुछ होता रहा है। ये मेंढकों की पंसेरी है जिसे हम लोग तोलना चाह रहे हैं और जिसे भट्टी साहब जो है ना गुड्डा गुड्डी का खेल करार दे रहे हैं। थोड़ी तफसील में अगर जाएं, बाकी वक्त इनका गुड्डा कौन है और गुड्डी कौन है। चलें आगे चलें आप। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब।
ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये कठपुतली का खेल है। पीछे से कठपुतलियाँ कौन चला रहा है, आपने देखा होगा कठपुतली का तमाशा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो बयान पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें और देखें कि वो क्या कह रहे हैं। शुरू में वो ये कह रहे हैं कि जब ये फैसला हुआ तो इस चीज़ का ख्याल किया गया कि ये एहतियात से चीज़ें जाएँ। क्या एहतियात से गई? नोटिस। शाहिद खाकान अब्बासी ने आके इसको शो कॉज नोटिस कहा, जबकि वजाहत और शो कॉज नोटिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर मौलाना ये बताते, कोई मौलाना से ये पूछता कि क्या कभी इत्तेहाद में शो कॉज नोटिस दिया जाता है? वो तो कई इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं, बताएं, कुछ मिसालें दें कि किन किन जमातों को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। फिर वायलेशन क्या हुई है? ये जो इस्तीफे के साथ लॉन्ग मार्च को जोड़ा गया, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, तो ये बताया जाए कि क्या, और ये वो सवालात हैं जो मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग की क़यादत से पूछे। सर शो कॉज तो बाप वाले इशू पे दिया गया ना? नहीं, वो तो के हुकूमती इत्तेहादी से मिलके वोट किस तरह? देखें जब इख्तलाफात शुरू होते हैं ना तो फिर बातें मल्टीप्लाई होती रहती हैं। गड़बड़ तो चक शहजाद से शुरू हो गई थी ना। अच्छा चलें, उन्होंने कहा कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी तहरीरी फैसला, तो वो ज़रा तहरीरी मुआहिदा सामने लेकर आए कि तहरीरी तो, और फिर ज़ाहिर है पोजीशन है गिलानी की पोजीशन, गिलानी साहब के लीडर ऑफ द अपोजिशन पे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी लिहाज से गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन का नहीं लड़ना चाहिए था इलेक्शन। मतलब एक गिलानी साहब हैं, उन्हें क्या सारे इलेक्शन लड़वा देंगे? चेयरमैन सेनेट भी, सेनेटर भी, चेयरमैन सेनेट भी, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, फिर कल अगर वो मुकदमा जीत गए तो दोबारा चेयरमैन सेनेट भी बन जाएंगे। मतलब ऐसी क्या जो है वो गिलानी साहब में ऐसा क्या जादू है कि वो हर पोजीशन गिलानी साहब को देने को तैयार हैं, जरदारी साहब। तो वहाँ तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन ये बताया जाए कि ये जो जमातों का इजलास हुआ, क्या इस कमेटी जिसने ये फैसला किया कि वजाहत तलब की जाए, तो क्या इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को नहीं बुलवाना चाहिए था? वहाँ बुलवा के वजाहत ले लेते आप। क्या ये ज़रूरी था कि तहरीरी तौर पे इशू किया जाए और उस तहरीर की पब्लिसिटी भी की जाए? तो यहाँ केस जो है मुस्लिम लीग नून ने ख़राब किया है। मुस्लिम लीग नून ने मंजर आम पर और शाहिद खाकान अब्बासी को जेब नहीं देता जो वो अंदाज अपना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का जो रिएक्शन था वो भी मुनासिब नहीं था जो उन्होंने, लेकिन वो रिएक्शन था। शाहिद खाकान अब्बासी का एक्शन था कि शो कॉज नोटिस दिया है पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को। एएनपी जो इस्तीफों के मामले में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी, उसको आपने इस तरीके से हतक क्यों जवाब देंगे और क्यों जाएंगे आप? और जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी क्या जरूरत थी? आप तहरीरी तौर पे उनको लिख देते कि आपका मुनासिब वो नहीं था। जो चीज जिस अंदाज में आज बुला लेते आप पीपल्स पार्टी और एएनपी को, ठीक है, उन्होंने तो ये ऐलान तो नहीं किया ना कि अच्छा वो भी उनसे ये गिला करते हैं। वो कहते हैं जब आपसे वजाहत तलब की गई थी तो आप हमसे दरखास्त कर लेते कि इजलास बुला लेते। लेकिन अच्छा मज़हर साहब एक चीज आपने कहा है, एक मिनट, मुझसे वजाहत तलब करने के लिए आप उन दोनों को बुला लेते ना। जरूरी था कि आप तहरीरी वजाहत मांगते, आप दोनों जमातों को इन्वाइट करते, वहां पूछते कि यार आप इसकी वजाहत करें। मेरा ख्याल है ठीक है। मज़हर अब्बास साहब मुझे एक चीज बता दें, अभी आपने कहा इसको कठपुतली का खेल और फिर आपने इसको लिंक किया उस नशिस्त से जिसमें इस्तीफों से नफी किया गया इस लॉन्ग मार्च के फैसले को। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ किसी दरमियान में साजिश के नतीजे में या कुछ चल रहा था जिसके नतीजे में ये सारी डिमांड्स हुई? देखिए दो वाज़ेह लाइन है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि बस तमाम कश्तियां जलाकर आप इस्लामाबाद चलें और चढ़ाई कर दें। ये जेयूआई और मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि आप जाएं इस्लामाबाद में और चढ़ाई कर दें। अच्छा। पीपल्स पार्टी की थिंकिंग ये है कि अगर हम ये कर लें तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि स्मूथ ट्रांसफर हो जाएगा, स्मूथ इलेक्शन हो जाएंगे, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो ये अप्रीहेंड करते हैं कि इसके नतीजे में जो है थर्ड फोर्स आ सकती है। ये उनका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो उस पर इंसिस्ट करना, यानी जो चक शहजाद में हुआ
उसका एक बैकग्राउंड था जो वो ये समझ रहे थे कि इस पर ऑल ऑफ अ सडन इस्तीफों की बात क्यों आ गई कि पहले इस्तीफा दें फिर लॉन्ग मार्च। वो उनका ख्याल ये था कि आप लॉन्ग मार्च करें, वहां तक पहुंचेंगे, और ये बेसिक एजुटेशन का तरीका होता है। अच्छा, एक्सट्रीम एक्शन, एक्सट्रीम एक्शन हमेशा सबसे आखिर में रखा जाता है। यहाँ इंतहा पर नहीं जाना चाहिए था, इंतहाई ऑप्शन सबसे एंड में रखना चाहिए था। और अभी भी आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और एएनपी नजरसानी करेंगी अपने इस्तीफे के फैसले पे या पीडीएम से अलग होने के? ठीक है जी, मुनीफ फारूक साहब का कमेंट भी मैं शामिल करूं, बड़ा कम वक्त रह गया हमारे पास, दूसरे सवाल पे भी जाने। मुनीफ फारूक साहब, देखिए क्विकली, मेरे नज़दीक तो ये बहस पीडीएम का मुस्तकबिल या कौन नजरसानी आपने तो कल ही खत्म कर दिया था ना। इसकी मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि हम ये पानी को क्यों, वो पंजाबी में कहते हैं रिड़क रहे हैं, तो इसलिए दही तो बनना नहीं है। तो मतलब ये इट्स अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज, आई मीन इट्स अ माइंडलेस एक्सरसाइज, आई वुड से। अच्छा, मुझे जल्दी से एक चीज बता दें। नो इंपॉर्टेंस, मेरा यकीन मानिए आज के कम से कम दिन के अंदर जो हो रहा है उसको सामने रखते हुए तो लोग यकीन मानिए हंसेंगे हम पे कि हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बता दें, ये जो अब बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, क्या ये सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए है? चूंकि मौसर तो अमली तौर पर किसी भी तरह पीडीएम अगर हो भी जाती है तो उसमें बड़े सवालिया निशान है। देखिए, रेलेवेंट रहना अरीना मजबूरी है तमाम सियासी जमातों की, वो छोटी मोटी फुसफुसी सी फायरिंग जारी रखेंगे। हुकूमत कहीं गई नहीं, निकालने निकले थे, हुकूमत को करना इन्होंने वही कुछ था जो इमरान खान साहब ने 2014 में किया था। वो अगर 2 नंबरी थी 2014 वाली, तो ये कौन सा 1 नंबर काम करने जा रहे थे। लिहाजा जितना हम कह सकते हैं बस उतना ही कहना चाहिए, बाकी फिर ज्यादा कहा तो प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं इसी नोट के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेने साथ मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि जी गैर मौसर हो चुकी है पीडीएम, इसके ऊपर तज्जिया तबसरा क्या करना। बाकी हमारे 3 पैनलिस्ट नहीं का ऑप्शन लेते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल कहते हैं इसको भट्टी साहब, और कठपुतली का तमाशा कहते हैं मजहर अब्बास साहब। एक छोटा सा ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है जहांगीर तरीन के केसेस से मुतल्लिक। मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर स्कैंडल में एफआईए और नैब जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन ने इससे मुतल्लिक एफआईए में पेशी के मौके पर जो गुफ्तगू की, फिर एक इशाइया हुआ उनके घर पे, उसके अंदर भी कुछ गुफ्तगू सामने आई, इसको हमने डिस्कस भी किया। तहरीक इंसाफ से उन्होंने मुतालबा किया, इल्ज़ाम भी लगाया कि हुकूमत के अंदर से उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पेशरफ्त इस ज़िम्न में ये हुई है कि जहांगीर तरीन के हामी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आज़म से कि मामले की तहकीकात के लिए एक गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाई जाए। अब जहांगीर तरीन की हिमायत में जो अरकान खड़े हुए हैं, इनमें सूबाई असम्बली के अरकान भी हैं, एमएनएज, एमपीएस, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान से जो वो मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या जहांगीर तरीन हुकूमत के खिलाफ खड़ी कर सकते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इल्जामात भी लग रहे हैं, अब मुतालबा भी किया जा रहा है तहकीकात से मुतल्लिक, तो क्यों लगता है कि ये तहकीकात जानिबदार हो रही हैं या शफाफ नहीं हो रही हैं, और क्या इल्जामात पे कोई हकीकत है? मैडम शेख, एक बड़े मज़े की हुई एफआईए ने की है, वो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि जहांगीर तरीन को सिंगल आउट करने का अगर कोई तासर है तो वो नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि 21 ख़ानदानों की 38 शुगर मिलों को भी नोटिस चले गए हैं, जिनमें दरेश खुसरू, बख्तियार फैमिली, हुमायूं अख्तर, चौधरी, ओमनी शरीफ और 8 हुकूमती इत्तहादी हैं जिनको नोटिस गए हैं। जहांगीर तरीन के पीछे तासुर जो जा रहा है कि आज़म खान या शहजाद अकबर हैं, ये तासुर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि शहजाद अकबर साहब फरमा चुके हैं अगर वो एहतसाब के मशीर ना होते तो जहांगीर तरीन की पेशी पर साथ जाते। मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब ने कहा मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट एफआईआर इस्लामाबाद में बनी है, यूएसबी में लाहौर आई है, सब कुछ टेलीफोन पर है, हो रहा है, अगर ऐसा है तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सेम टाइम मैडम शेख, जहांगीर तरीन को अपना हिसाब देना चाहिए, कानूनी केस को सियासी नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ मैडम शेख सियासी जमातों का किरदार भी बड़ा अफसोसनाक है। कल तक जहांगीर तरीन चीनी चोर थे मुबैना तौर पर, आज सब इन्हें लेने साथ देने के लिए तैयार हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि अगर चीनी 115 रुपए किलो हो तो कसूरवार इमरान खान, अगर शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना करें तो कसूरवार इमरान खान, और अगर शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें तो कसूरवार इमरान खान।
देखें, अब आ जाएं, जो बड़ी मजे की बात हुई है वो ये हुई है कि इनसाइड ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर कमीशन, शुगर घपले, मुबैना फराड, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो जहांगीर तरीन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं और इन इल्ज़ामों को साबित होना है। लेकिन एक हाइड हाउस था, ये तब का केस था जो हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन ने हाइड हाउस छुपाया, 50 करोड़ रुपए बाहर भिजवाए और अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया ये ट्रस्ट था, बच्चों को गिफ्ट दिया, मेरा कोई तल्लक नहीं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप सादक और अमीन नहीं, आपने सच नहीं बोला, आपने ईमानदारी नहीं दिखाई, आप खुद को ज़हीन समझते हैं, आपकी वारदात ऐसे है एक प्याज हो, उसके ऊपर एक तय हो, अंदर से दूसरी तय हो, अंदर से तीसरी तय हो, अंदर से चौथी तय हो और अंदर से आप निकलें। मतलब एक ऑफशोर ट्रस्ट, ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी और अंदर से आप। एफआईए ने ये केस मैडम शेख दोबारा खोल लिया है। जो बताना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केस भी एफआईए का 8वें नंबर पे दोबारा खोल लिया है। तब इमरान खान इस केस में जहांगीर तरीन साहब के साथ होते थे, हर पेशी पर सुप्रीम कोर्ट जाते थे, पीटीआई साथ थी और इमरान खान साहब को इस केस पर नाअहल करने पर जहांगीर तरीन साहब को बड़ा दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी। आज उनकी हुकूमत में यह केस दोबारा खुल गया है कि 12 एकड़ का हाइड हाउस जो लंदन से बाहर है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कैसे हुई। और इसके अलावा शहजाद अकबर साहब ने और हुकूमत ने हुकूमत बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग, जहांगीर तरीन और बाकी सारी जदादों की तफसीलात भी मांगी हैं। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि एक केस जिस पर वो नायल हुए हैं वो भी दोबारा खुल गया है। और इसके अलावा बाकी सारे केसेस हैं, इन केसों में कितनी हकीकत है, इनसाइड ट्रेडिंग पे वो मुश्किल बचे और मनी लॉन्ड्रिंग पर वो नायल हो चुके हैं। तो अब बाकी शुगर घपलों और बाकी सारों में देखते हैं क्या होता है। केस उनको अपना केस लड़ना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि फेयर प्ले करे, लेवल प्ले ग्राउंड करे। अच्छा, ये भट्टी साहब जरा इसका सियासी मज़मेरात का भी जायजा ले लेना। पिछली दफा तो आपने ये कहा था कि हल्की हल्की ढोलकी पे हल्की हल्की धमकी लगा रहे हैं हुकूमत को, इस बार क्या कह रहे हैं? ये जो खत लिख दिया अब उनके हामियों ने। मैडम शेख, ये खत लिखा है मुलाकात का, वजीर आजम मुलाकात करें। वजीर इनका ख्याल था कि 2 पेशियों पर कोस्टर में बिठाकर ले जाने पर, नाश्ते पर, इशाइये पर, उसके बाद इमरान खान जो हैं वो दब जाएंगे। अभी तक इस वक्त घड़ी तक इमरान खान दबे नहीं है। वो कहते हैं कि सारों के खिलाफ करें और कोई परवाह नहीं, अगर मेरी हुकूमत जाती है तो चली जाए, कल का कोई पता नहीं कल क्या होता है। अच्छा, अगर हुकूमत जाती है तो चली जाए, आपके ख्याल में वजीर आजम इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है। मुनीफ फारूक साहब, सियासी मज़मेरात को तो हम जायज़ा लेते हैं, लेकिन भट्टी साहब ने अभी जिस चीज़ की निशानदेही की है कि जिस केस में उनको नाअहल किया गया अब वो दोबारा से खोल दिया गया है और बाकी केसेस, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो आखिरी, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे, ये जो आखिरी जुमला था कि इमरान खान साहब को कोई परवाह नहीं है, हुकूमत चली जाए, इमरान खान साहब को बड़ी परवाह है। ये ऐਵੇਂ ही बातें होती हैं कहने वाली कि मुझे कोई परवाह नहीं है, उनको बड़ी परवाह है। सुबह शाम वो इसकी अपनी हुकूमत को बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अश्योरेंसेस लेते हैं और उसके इर्द गिर्द एक हिसार बनवाते हैं कि ये हुकूमत चलती रहे। लिहाजा ये बातें कह देना, जो भी हुकूमत में होता है ना, उसको पता होता है व्हाट इट टेक्स टू बी हेयर एंड जब जाएगी तो फिर क्या होगा। सो ये क्लिशे है, कोई इनकी इतनी अहमियत नहीं होती इन बयानात की जो खान साहब देते हैं कि नहीं मुझे परवाह नहीं, परवाह होती है। दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, जहांगीर तरीन साहब को नाअहल किया गया जिस केस के अंदर, जो भी अदालत ने उसके अंदर मौजूद अदालत ने कहा बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के, मैंने उस वक्त भी इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन था एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ के गलत फैसले थे। मियां नवाज शरीफ की नाअहली गलत थी, जहांगीर खान तरीन की नाअहली गलत थी। हाइपर टेक्निकलिटी के ऊपर अगर आप गए तो फिर आपको उसी बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब को भी नाअहल करना चाहिए था। बहरहाल खैर वो नहीं हुआ, वो ग्रेस दिखाई गई या बैलेंस किया गया, जो भी अदालती फैसला था वो। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का यहाँ पर जो मामला है ना, इस पर बड़े कन्वीनियंटली अब शहजाद साहब की एक्सपर्टीज़ भी हैं, वो इस चीज़ को सारी को देख रहे हैं। लेकिन एक बात उनमें से कोई भी क्लियरली जवाब नहीं देता। जब मैंने भी उनसे पूछा कि नहीं खान साहब को पहले नहीं पता था कि जहांगीर तरीन साहब का क्या कारोबार है और ये कैसे काम होता है, ये कब एहसास हुआ उन्हें कि ये जहांगीर तरीन साहब ने ये काम किया है और ये पैसे जो रिपोर्ट आने के बाद, वो कहते नहीं उसका नहीं पता कि कब पता लगा या क्या हुआ, ये सबको पता था। मसला ये है कि टेबल्स टर्न हो जाते हैं अलीना। आपका जो आपका दोस्त है, आपका अलाउ मी टू से जो आपका बेनिफैक्टर है,
वो आपका एडवर्सरी बन जाता है। इनफैक्ट आप उसे बना लेते हैं और बड़े तरीके से उसे एक्सपेंडेबल डिक्लेयर कर देते हैं कि ठीक है यार, अगर ऐसा है तो फिर सो बी इट। लेकिन फिर ये भी उम्मीद रखते हैं कि यार ये मुझे पब्लिकली ना इतना गंदा नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शराफत हो कुछ हो, जहांगीर तरीन साहब ने कोई चैरिटी तो नहीं खोल रखी ना। उन्होंने बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर, कैश एंड काइंड और इमोशनली भी। तो उनकी किसी जगह पर जाके बस भी हो जाएगी। जब उनके पाँव जलेंगे तो वो कहेंगे कि भाई यार ठीक है, फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातें करूँगा, चुटकुले लूँगा और चुटकियां भरूंगा। अब वो चुटकियां भरेंगे या उससे पहले उनका मामला दुरुस्त हो जाएगा। अभी कुछ नहीं हो रहा, कहीं हुकूमत नहीं जा रही या कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन साहब, अगर ये मेरा नुक्ता नज़र है कि अगर वो अपना कोई सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करेंगे तो वो अगले इलेक्शन में करेंगे। वो अभी कुछ नहीं करवाएंगे, अभी कुछ होगा भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा नीजक लगता है ना, और उसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा। वो अगर उन्होंने किसी को टाइट करना है तो वो अगली दफ़ा करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, अभी बस इसी तरह धीमा धीमा जहांगीर तरीन साहब जितने वो लगता है जी कि वो बड़े पक्के सियासतदान भी हैं, उन्होंने सियासत भी सीखी है, कारोबार भी करते हैं, बड़ा कामयाब कारोबार करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके खिलाफ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जी ये सारे जितने भी शुगर मिल मालिकान है, जहांगीर तरीन साहब अकेले नहीं, जितने भी हैं ये हैंड इन ग्लव काम करते हैं। और ये सट्टे का काम होता है एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर। चीनी इज वन ऑफ देम, इसके ऊपर होता है। तो ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल ही हवा से चीज आ गई है और जहांगीर तरीन साहब पर थोप दी गई है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ठीक ठाक सब्सटेंस FIA के पास मौजूद है। लेकिन ये कह देना कि जी हमें तो पता ही नहीं था, हम तो रोटी कान में डालते थे, रोटी को चोची कहते थे, हमें तो पता ही कुछ नहीं था, ये भी सही नहीं है। हुकूमत की बात ये पागल ना बनाए, ये पागल ना बनाए। ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब, देखें अलीना, किसी भी माशरे का ना सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि वहाँ जालिम और मजलूम, जायज़ और नाजायज़, सही और गलत, इंसाफ और नाइंसाफ़ी में फ़ैसला करना ही मुमकिन ना रहे, मुमकिन ना हो। और ये सोसाइटी इसकी आइडियल तरीन मिसाल है। सो डिफ़िकल्ट। पाकिस्तान में कोई कारोबार सीधा होता ही नहीं। ये बात समझ लेनी चाहिए हमें। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों में से कितने लोगों को पता है इस स्केल के कारोबार का, उसमें होता क्या है, उसमें मैनिपुलेशन क्या, उसको फेयर और अनफेयर के खाने में फिट करना। कौन सा कारोबार है जिसको आप जिस तरह की फेयरनेस हम जैसे लोग उठाए फिरते हैं, जिनका वो एक्सपोजर नहीं होता, जिनको नहीं पता होता। मैं ये बिल्कुल जैसे बच्चों को बंदा समझाता है, मैं अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग को अगर थोड़ा सा भी कुछ समझता हो, मुझे बताओ कोई कैसे फैसला करेगा। और एक कारोबार के नॉर्म्स होते हैं चालू, उससे अगर आप दाएं बाएं हटोगे तो या तो काम छोड़ दो। देखो ये इतना डिफिकल्ट मामला है। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है कि हर सब्जेक्ट पे जब कोई बंदा को सवाल करता है, अब कानून की बात होती है, मैं हेरा फेरी करके गुजर जाता हूँ। ये जिन लोगों को समझ है वो बात करें। आपको हाईटेक किस्म की को गुफ्तगू शुरू कर देंगे तो मैंने जरूर चोंच मारनी है बीच में। वो इस कारोबार का किसी को अंदाजा है, या स्केल के फॉर दैट मैटर किसी भी कारोबार का? मैं देखूंगा इसमें से क्या निकलता है। सब्सिडी, वो पूरी दुनिया में भाई, पूरी दुनिया में कारोबार में लॉबीज होती हैं, वो सारी मैनिपुलेशन करते हैं, सारी हेरा फेरियां करते हैं। आपके यहां जो इस मुल्क में जो तबाही मची है उसके पीछे क्या है कि ये होगा या नहीं होगा, आपको इतने पैसे मिलेंगे। व्हाट इज दिस? ये मुल्क, अब बात सुनो, ये लॉजिकल है ये बात कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज को हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान कह लो, जितने पैसे जिस बंदे को दे रही है उसके इख्तियारात के साथ वो जिंदा कैसे है? ये नहीं इतना आसान काम कि जिस पे बैठ के ना बंदा वो तजिए फरमा सके। ये तजिए से बियॉन्ड है काम। नतायज का इंतजार करो। चीमा क्या बना उसका? 3 साल खा गए आप, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन किसी का बेटा था, शौहर था, बाप था, भाई था, खुदा का खौफ करो। सर पैर नहीं है इस मुल्क का कोई, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये शहर आसेब है। कल तक के जो मुअज़्ज़िज़ीन लगे आ रहे थे, सबके आगे क्वेश्चन मार्क लग गया है।
सुभान अल्लाह, इसी तरह टेक्सटाइल में घुसो, आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। हसन साहब, जो आप बात कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से बिल्कुल बजा, दो तीन बिल्कुल बजा। आप जो कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक वो बिल्कुल बजा, लेकिन हसन निसार साहब, यही ग्रास रूट लेवल की चेंजेस, इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए तो खान साहब आए थे और कहते थे कि जी हम इसी को ओवरऑल सिस्टम को और सही करेंगे। तो एक सवाल नाक़दीन ये भी करते हैं कि अगर अब कार्रवाई करने जा रहे हैं खान साहब और कहते हैं कि बिला तफरीक कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो फिर ये जो रद्द अमल आ रहा है, क्या ये उसका रद्द अमल है? क्या ये खान साहब की हुकूमत और उनकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है? अपने तज्जियाकारों से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हसन साहब, छोटी सी ब्रेक, हसन साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आके मैं आपका कॉमेंट लेती हूँ। जनाब, हम बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं और जहांगीर तरीन के हिमायती उठकर सामने आ रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं, इसके सियासी मज़मरात क्या हो सकते हैं, क्या इमरान खान की हुकूमत के लिए जहांगीर तरीन कुछ मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले हसन निसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बिजनेस और ग्राउंड रियलिटीज से मुतल्लिक हमसे इंसाइट शेयर कर रहे थे और अपनी नॉलेज बता रहे थे। मज़हर अब्बास साहब, यकीनन बजा हसन निसार साहब का पॉइंट, लेकिन अगेन नाकदीन जो कहते हैं दूसरी जानिब कि इमरान खान साहब तो ये एजेंडा लेके आए थे कि सिस्टम ओवरहॉल होगा, उससे मुतल्लिक क्या कहेंगे? और अगर इसकी सियासी थोड़ा सा हम जायजा लें तो अभी भट्टी साहब ने एक बात की, कहते हैं हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, वजीर आज़म इमरान खान को अपनी कुर्सी की कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो MPAs MNAs सामने आए हैं, उन्होंने बड़ी खुल्लम खुल्ला एक बंदा जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं उससे हिमायत का इजहार किया है। पार्टी डिसिप्लिन की तो खिलाफ वर्जी की कार्रवाई हो सकती है नहीं? देखिए, उसका जवाब तो मुनीब ने दे दिया कि अगर ऐसा होता तो और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक तो जहांगीर तरीन सही हैं गलत हैं ये तो ज़ाहिर है इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, केस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो इंक्वायरी हुई है उसमें तो वो सस्पेक्ट है ना, तो एक सस्पेक्ट के साथ अगर आपके लोग जाके खड़े होते हैं तो और कुछ नहीं तो उनसे वजाहत तो तलब करनी चाहिए। जहां आप बड़ी मिसालें देते हैं, 2018 में खैबर पख्तूनख्वा की 20 MPAs को निकाल दिया इलेक्शन से एक महीने पहले, तो ये मिसाल तो कायम करते। अब तो पता चल गया ना कि गिलानी को किसने सेनेटर बनाया, लेकिन नहीं होगा, इसलिए कि इससे इख्तिदार चला जाएगा, इससे बुज़दार चला जाएगा, इससे बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए ये नहीं करेंगे। बाकी हसन साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, हसन साहब ने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? और ये मुझे याद है, अगर हसन साहब मुझे करेक्ट, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दें, हसन साहब ने कहा था कि सियासतदान या सियासत में कारोबार नहीं चलता। अगर आप सियासत में हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप साथ में कारोबार भी कर रहे हों। यहाँ बड़ा बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है इसमें। बाकी जाहिर है हम में से बेशतर लोगों को कारोबार का नहीं अंदाजा। सबसे बेहतर हल ये कि इस मुल्क में ईमानदारी को जुर्म करार दे दिया जाए। अगर ईमानदारी को आप जुर्म करार दे देंगे तो फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सारे मुकदमात बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कि अगर आपने ईमानदारी की है तो आप जो है इसको जुर्म करार दें। बाकी बेईमानी तो इस मुल्क में हो रही है, बेइंतहा हो रही है, हर लेवल पर हो रही है। मुझे बताएं पनामा लीक्स में कितने लोग थे? हाउ सैड कि हम आज बैठ के गुफ्तगू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, पनामा लीक्स किसी दूसरे आदमी का नाम पता है आपको आज तक? उसका क्या हुआ? ऑर्डर हुई थी ना इंक्वायरी, शो कॉज नोटिसेस पता नहीं क्या क्या दिए गए थे, वो क्या हुआ उसका? कहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज आनी चाहिए ना। तो इसलिए ये देखना होगा कि ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाला मसला है या सिर्फ वजह से विक्टिमाइजेशन हो रही है। बस ये देखना है हमें। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी साबित होगी, इमरान खान को फायदा होगा, नहीं होगी तो नुकसान होगा। ठीक है, बेनजीर। देखिए, जहांगीर तरीन साहब मुश्किलात हुकूमत के लिए खड़ी तो कर सकते हैं। मेरी कुछ दिन पहले खुर्रम लवारी साहब से बात हुई थी, PTI के एक MPA हैं पंजाब में। उन्होंने तब मुझे कहा था कि हम 30 MPAs और MNAs हैं और इससे ज़्यादा भी हैं और हैं जो जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा कि देखें, हमें पार्टी में जहांगीर तरीन साहब लाए थे और वो जब चाहे हमें पार्टी से निकाल सकते हैं। तो जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि इस बात के बाद
पार्टी को उनसे पूछना तो चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो मांगनी चाहिए इन एमपीएस और एमएनए से कि आप पार्टी के साथ हैं या आप जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। और ये एक मुश्किल इशू है, क्योंकि पंजाब में वैसे ही पीटीआई की एक बड़ी, अगर कल मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन एक फैसला करती है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून मान जाती है, तो ये जो एमपीएस जो है ये बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं उस्मान बुज़दार साहब। तो और सिर्फ देखे 13 वोटों का डिफरेंस है पंजाब में। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना चाहे ऑपोजिशन तो उनको सिर्फ 13 वोट और चाहिए, तो ये इशू तो बन सकता है। हिमायत हासिल होगी उन्हें, लेकिन इशू बनेगा या नहीं बनेगा, देखिए अभी तक अलीना मुझे लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी बैक चैनल के जरिए बातचीत हो, क्योंकि देखिए अक्सर सेटल हो जाए मामला। ठीक है, पीए और एमएनए है उनसे ये पूछा जाता है कि वो कौन है जो आपके खिलाफ हुकूमत में एफआईआर बना रहे हैं और एफआईए में केस इन्होंने बनाया है, लेकिन वो नाम नहीं लेते, वो उनका नाम नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह, अभी भी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह स्टिच अप हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? हसन निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना क्लोजिंग कमेंट कर दें प्लीज। नहीं बेबी, ये पूरे का पूरा मुल्क, पूरे का पूरा माशरा तजादात पे खड़ा है, पैराडॉक्स बहुत भयानक है। और आखिरी बात आप सुन लो, ये मुल्क करप्शन पे खड़ा है, हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में और हर इदारे का। सुना है कभी करोड़ों प्रेसिडेंट हाउस ने देना जी, पीएम हाउस ने वेबडा का बिल देना है, इस तरह की खबरें आपको याद नहीं है? झूठ पे खड़ा है सारा सिस्टम। कल ईमानदारी आ जाए, पौनी आबादी भूखी मर जाएगी। बिल्कुल झूठ। ठीक, तो कभी गवर्नमेंट फंक्शनरीज की तनख्वाहें देख लें और फिर गौर कर लें कि जिंदा कैसे हैं। तो ये औखा काम है। अगर को पिछों तगड़ा नहीं है, हाउ इज ही सर्वाइविंग? 3-4 बच्चों, बूढ़े माँ बाप के साथ वो जिंदा कैसे? लाख रुपया उसकी, 80,000, 1.5 लाख अगर तनख्वाह, 2 लाख भी है, कैसे जिंदा है? सादा सवाल है यार, इसमें को अकल चाहिए। झूठ, मुनाफकत, फ्रॉड। आजकल तो इलेक्शन में लड़ने के लिए आपको बड़ी चाहिए होती है, इनको हैंडल करना नहीं आ रहा। सबसे पहले तो वो मरहला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इनको हैंडल करना ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं, ये तो टोटल चोरों वाला खाता सारा। ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके तज्जिए के लिए। बेनज़ीर शाह साहिबा हाँ का ऑप्शन ले रही हैं, बाकी हमारे एनालिस्ट ने अपनी अपनी वजूहात, अपने दलाइल से हमें इस सवाल पर रहनुमाई की। आपसे कल मुलाकात होगी, कल रमज़ान होगा, आप सबको रमज़ान की पेश की बहुत मुबारकबाद।